मेहनत भी हम करें, गंदे भी हम रहे, भूखे भी हम सोए, पिटे भी हम, बारात हमारी रोकी जाए और मूछे रखने पे हमको मारा जाए। मतलब जिस देश के हम कभी शासक हुआ करते थे, आज उस देश में हमारी ये दुर्दशा है। मेरे दोनों भाई, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरभद्र सिंह जी और मेरे आदर्श मेरे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आदर्श नेता मानते हो आप सभी को, अपने मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम आज भीम आर्मी के 9वें स्थापना दिवस पर मैं अपने जिले की टीम के साथियों को, अपने संगठन की टीम के साथियों को, ग्राम लोहल वासियों को और जो भी दूर दूर से चलकर आए साथी हैं, उन्हीं को हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद, बारंबार हार्दिक बधाइयां देता हूं। साथियों, आज 21 जुलाई 2024 है और आज से सही 9 वर्ष पहले 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी की स्थापना हमारे 4 भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय वीरभद्र सिंह जी, कमल सिंह वालिया जी और मंजीत लौटियाल जी, चारों भाइयों ने सहारनपुर की धरती से भीम आर्मी भारत एकता मिशन नामक संगठन की नींव रखी। 2015 में चलाया, 2016 में चलाया। तब तक संगठन को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही 2017 में सब्बीरपुर कांड हुआ, उस सब्बीरपुर कांड की ज्वाला पूरे देश में फैली और दिल्ली पे 21 जून 2017 को बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें मथुरा के साथ साथ पूरे देश भर से लोग, जैसे जैसे व्यवस्था बनी, सब लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे और तब सबको पता चला कि भीम आर्मी नामक एक संगठन है, वो दलितों की लड़ाई अब इस धरातल पर लड़ेगा। कहते ना, प्रकृति समय समय पर हमें कोई ना कोई हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है। सर, पहले हमें तमाम हमारे जो महात्मा फूले और संत गाड़गे महाराज, तमाम जैसे महापुरुष दिए, उसके बाद हमें बाबा साहब दिए, उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम दिए, फिर माननीय बहन जी दी और आज की डेट में हमारे पास एक हमारा कोहिनूर अनमोल हीरा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आप हमारे और सभी के बीच में मौजूद है। आप सभी जानते हैं, जब समाज पर जुल्म, उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार होता है तो सबसे पहले समाज की आवाज बनने का काम भीम आर्मी करती है और भीम आर्मी के सिपाही और उनके नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बनने का काम करते हैं। साथियों, भीम आर्मी के बारे में आप सब जानते हैं। अब भीम आर्मी के बाद हमने अपना राजनीतिक संगठन भी, राजनीतिक दल भी बनाया, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी कांसीराम। अब तमाम लोगों को आपत्ति थी कि भाई हमारी पार्टी थी तो इनको पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, कि पार्टी तो बाबा साहब की भी थी, आरपीआई। जब मान्यवर साहब कांसीराम ने देखा, उन लोगों ने 2 सीट पर समझौता कर लिया, पूरे देश में 2 सीट पर समझौता किया उन्होंने। तो साहब समझ गए कि अब ये इस पार्टी की दशा बेकार हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया, अपना राजनीतिक दल बनाया, जिसका नाम उन्होंने बहुजन समाज पार्टी रखा। अब समय की मांग है, आपने भी देखा, तमाम लोग हमारे बीच से, मान्यवर साहब तो खैर नारा लगाते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, लेकिन वो पता नहीं कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बना। तो तमाम लोग उसमें ऐसे लोग आ गए कि जिन लोगों ने हमारे लोगों को शोषण उत्पीड़न करने का काम किया और उन लोगों को हमने अपने सर पे बिठाया था वोट देके। एक विधायक हुआ करते थे इसी गांव से, राजकुमार रावत, आज कहाँ है वो अपना घर निश्चित करने के लिए, कि भाई मैं अपनी राजनीति सुनिश्चित करने के लिए वो चले गए कांग्रेस में। तमाम दल बदले, अब वो इस समय कांग्रेस में है। तो ये घर हमारा अपना है। आपने देखा है, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे लोग और गंदगी सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? अभी हमारे लोगों की गलियों में रहती है। मेहनत भी हम करें, गंदे भी हम रहे, भूखे भी हम सोए, पिटे भी हम, बारात हमारी रोकी जाए और मूछे रखने पे हमको मारा जाए। मतलब जिस देश के हम कभी शासक हुआ करते थे, आज उस देश में हमारी ये दुर्दशा है। और जो लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, उनकी रास्ते देखे आपने, कितने चमचमाते हुए रास्ते रहते हैं। बिजली बराबर आएगी, पानी बराबर मिलेगा। तो ये क्या है? अन्याय नहीं है हमारे लोगों के साथ, और ये अन्याय हमारी अनदेखी के कारण हुआ है, क्योंकि हमने तमाम जो है संगठन बनाकर अपने संगठन तो जब बने, पहले अपने गांव में ही पार्टियां बना ली। ये एक हकीकत बता रहा हूं, किसी भी गांव, किसी भी नगर और किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, उसको जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है।
ये ऊपर वाला मोहल्ला, ये नीचे वाला, ये आगे वाला, ये पीछे वाला। हकीकत है हम लोगों को ही बांट रखा है। अब जब तक हम बटे होंगे तो फिर हम जो शासन कैसे करेंगे, सत्ता कैसे मिलेगी हमें। आरएसएस सुना है, आरएसएस को हमारे गली हर नुक्कड़ की खबर रहती है, कौन आदमी कहाँ रहता है और किस परिवार की किस पर पकड़ है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है। वो किसी समय देश में लगभग 11 लाख बूथों पर काबिज थे। आज तो वो बहुत डाउनफॉल में चले गए। लोकसभा चुनाव के बाद 16 लाख बूथ थे, 11 लाख बूथों पे भाजपा काम करती थी। अब सोचिए, और हमारी स्थिति क्या है, हम क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, जिस वोट का अधिकार बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी से दिया, उस वोट का हम क्या कर रहे हैं, उसको हम मिठाई में, शराब में और साड़ी में और तमाम जो है ऐसे प्रलोभन में उस वोट को अपने को बेच रहे हैं हम। अगर आपको शासन सत्ता लानी है, देश में फिर से खुशहाली लानी है, बहुजन राज स्थापित करना है, तो सबसे पहले अपने वोट को बेचना बंद करना पड़ेगा। जब तक वोट को बेचोगे नहीं, तमाम तरह से एलिगेशन लगाना कि ईवीएम बेकार है, ये नेता बेकार है, इस नेता का चुनाव बेकार हो गया और ये नेता बेकार आ गया। जब तक वोट बेचना बंद नहीं होगा तब तक हम लोगों का भला कभी नहीं होगा। मान्यवर साहब भी कहते थे कि अगर मुझसे टिकट देने में गलती हो जाए तो तुम वोट देने में गलती मत करना, कहते थे। लेकिन आज तो बहुत सारे साधन संसाधन हैं। पहले वो साइकिल से पूरा देश घूमे, 18 राज्यों में मिलीजुली सरकार दी उन्होंने, और आज हमारी एक राज्य में मिलीजुली सरकार नहीं है। सब कांग्रेस, बीजेपी और वैसी सरकारें हैं। तो देखिए, क्योंकि हमारे वक्ता बहुत हैं कि अगर आपको सचमुच में बहुजन राज स्थापित करना है, सबसे पहले अपने आप में एक होना पड़ेगा, और जब तक एक नहीं होंगे तब तक दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। कभी चौकी थाने गए हो, मारपीट हो जाती है, थाने घुसने में डर लगता है। लेकिन जब से हम बीमार में आए हैं, पैसे से एडवोकेट हूं, लेकिन इतना दिल नहीं था। फादर भी मेरे एडवोकेट थे, लेकिन जब से बीमारी में से जुड़ा, मेरी फेसबुक उठा के देख लेना, मेरी सोशल मीडिया, आपके जिले का चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, सीओ, एडिशनल एसपी और एसएसपी और डीएम, एसडीएम, जितने भी अधिकारी हैं, आंखों में आंख डालने की हिम्मत करता हूँ, मेरे साथ ही बात करने की हिम्मत करते हैं, अपने लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। बशर्ते आप लोग जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे, हम शिक्षित, बाबा साहब के तीनों नारों को लेकर हमेशा हमारे लोग हमेशा भाषण देते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित कैसे हो गए? शिक्षित तो अपने लिए हो रहे हैं। भाई मैं शिक्षित हो गया, अब मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर लूं और ऐसा फील्ड उसके लिए चुन लूं कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और शांति से वो रहे और फिर उसके बच्चे आराम से रहें। ऐसा ही है। लेकिन समाज के लिए कौन पढ़ा रहा है? ऐसा है कोई 10 पे बैक टू सोसाइटी चला कि भाई आप जो लोग कमा रहे हैं अपनी कमाई का हिस्सा 10% समाज में खर्च करिएगा। लेकिन 10% में क्या हो रहा है? 10% की छोड़िए, 1% अगर कोई नौकरी वाला हो तो भैया बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, पूरे जिले में घूमते हैं। नौकरी वाले लोग आज भी ये चाहते हैं कि माला भी हमारे डले, सम्मान भी हमारा हो, कोई समाज का गरीब बच्चा कोई भी आगे पहुंच ना जाए। ये बहुत बड़ी जमीन की हकीकत है हमारे लोगों में। अब एक ये मेरा भाई गुड्डू पढ़ाता है, तो मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, साल में एक आध बारी मुलाकात होती रहती है। मैं अपने तमाम साथियों को बताता रहता हूँ कि भाई देखो, पूरे मथुरा का रिजल्ट दिया उस लड़के ने, पूरे मथुरा में से टॉपर बच्चे आए। तो कैसे आए? एजुकेशन से। जब वो बच्चे मिशन को पढ़ेंगे, शिक्षा ये नहीं कहती कि आप किताबों को ज्ञान लीजिए, आपको शिक्षा के साथ साथ मिशन को भी पढ़ना पड़ेगा, अपने महापुरुषों को भी पढ़ना पड़ेगा। आजकल सीरियल चल रहा है टीवी पे बाबा साहब का, कितनी परेशानी से वो जो पढ़े, कितनी परेशानी उन्होंने झेली, 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, और आज हमें यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया कपड़ों में, मंचों में, और ये इतनी आराम से हम बैठकर अपनी पंचायतें कर रहे हैं। वरना हमारी बस्तियां दूर हुआ करती थी और बताते हैं गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करता था। तो अगर आपको शिक्षित बनना है तो शिक्षित अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी बनिए, अपने लिए तो बनिए, समाज के लिए भी शिक्षित बनिए। खुद शिक्षित बन रहे हैं तो किसी को डायरेक्शन मत दीजिए कि भाई तू ये कर ले, ये कर ले। उसको बुलाइए अपने पास कि बच्चे
आजा, मैं इस तरह से मेरी नौकरी लगी है, मैं इन परिस्थितियों से पढ़ा हूँ, और आ जाओ, अगर तुम्हें जरूरत हो आधी रात मेरे घर का दरवाजा खटखटा देना, मैं आधी रात तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा हूँ, तुम्हारी नौकरी में अगर एजुकेशन में कहीं कोई समस्या आती है। उसके बाद संगठन की बात आती है। संगठित हम कैसे हुए? संगठन भी अपने अपने लिए हो गए, तमाम संगठन बना लिए कि भाई वो फलाना संगठन, कोई एक संगठन, कोई इधर संगठन, कोई इधर संगठन, बहुत सारे तो बम से अपने संगठन बना दिए। भाई हमने तो बहुत सारा निचोड़ निकाला, उसके बाद हमें लगा कि भीम आर्मी हमारे एक लायक है, जब हम जाके भीम आर्मी। और ये जून 17 से ही, जब से दिल्ली से लौटे, जब से आए, एक दिन अपने घर आराम नहीं किया, और जब से बरकरार एक दिन संगठन को नहीं छोड़ा। उस समय 9 हम साथी हुआ करते थे जब हम संगठन की नींव रखी, मैं और एक मेरे भाई है राजेंद्र निमेश। उसके बाद हमारे 7 साथी किसी न किसी कारण जो इधर उधर हो गए, फिर हमारे बहुत सारे साथी, श्याम प्रकाश भाई, सरफराज भाई, और जितने साथी बैठे ऐसे ही जुड़े। उन्होंने देखा कि भाई संगठन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, समाज की सेवा भी रहेगी, इज्जत भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, और अपने लोगों की यह मदद भी होगी। अब संघर्ष की बात पे आ जाते। संघर्ष जब ही होगा, तब मैंने आपसे कहा है कि जब तक आप अपने वोट को बेचना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं कर सकते। जब तक उनको ये पता है, इनको मनुवादियों को ये पता है कि ये वोट बिकाऊ है, ये इस लोभन में ये दलाल इनका बैठा है, ये वोट बिकवाएगा, ये मावन में इनका दलाल बैठा है, ये वोट बिकवाएगा, जब तक उन दलालों की छटनी नहीं होगी, समाज कभी ग्रोथ नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे समाज के दलालों को भी ढूंढ ढूंढ के जो है छांटना है आपको, और एकजुटता के साथ मैं आप सभी से आज 21 जुलाई 2024 को आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि जो लोग नौकरी वाले हैं, जो पार्टी में नहीं जुड़ सकते हैं, वो संगठन में अपना समय दें, और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो पार्टी में जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।